फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको बताने वाली हूं माल एब्जॉर्प्शन के बारे में। पहले मैं आपको नॉर्मल एब्जॉर्प्शन बता देती हूं कि हम जो भी खाते पीते हैं वो आपका ब्लड वेसल्स में जाता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है या इसके अलावा जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो पच जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में चले जाते हैं। फिर ये ब्लड जो है लीवर में जाता है और लीवर जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर आपने मेरी नॉर्मल डाइजेशन की वीडियो देखी है तो आप उसको एक बार देख सकते हैं पाचन को समझने के लिए। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन पर असर पड़ेगा। मतलब जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो बॉडी में नहीं लगेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो जिनका डाइट जो है बहुत ठीक होती है लेकिन फिर भी उनमें वजन कम होता रहता है, कमज़ोरी लगती है, थकावट लगती है या फिर लूज मोशंस रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें चांसेस होते हैं माल एब्जॉर्प्शन की, कि जो भी वो खाते हैं पीते हैं वो शरीर में जो है अच्छे से नहीं लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको डाइजेशन वाले अपने नॉर्मल वीडियो में छोटी आंत के बारे में बताया है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, तभी आपको माल एब्जॉर्प्शन समझ आएगा। जैसे कि मैंने बताया था, छोटी आंत में 3 तरह के जूसेस होते हैं। एक तो खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, दूसरा बाइल जूस जिसको कि पित्त भी कहते हैं। बाइल जूस जो है लीवर बनाता है, जैसे कि गाल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये छोटी आंत में आ जाता है और खाने को, स्पेशली फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा होता है पैनक्रियाज का जूस। जो पैनक्रियाज होता है वो कुछ एंजाइम्स हैं वो रिलीज करता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज से भी, जो पैनक्रियाज के जूसेस है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो हमारी छोटी आंत में आता है। और इसमें बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करते हैं। क्योंकि पेट में जो है बहुत ज़्यादा एसिड होता है, जब खाना पेट से छोटी आंत के बीच में आता है तो उसमें एसिड मिक्स होता है। लेकिन ये एसिड आपकी छोटी आंत को नुकसान ना पहुंचाए, तो पैनक्रियाज के जूस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो ये 3 जूसेस हैं जो छोटी आंत में आते हैं और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जो भी खाना आपका डाइजेस्ट हो गया, पच गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका खाना है उसको छोटी से छोटी इकाई में तोड़ना, और जो फैट में घुलते हैं उसको पानी में घोलने लायक बनाना, वाटर सॉल्यूबल बनाना। अब ये जो है सब पूरा जो है आपका डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ये सारा जो है ब्लड वेसल्स, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये सारा जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। बड़ी आंत, क्योंकि सॉरी, जो छोटी आंत होती है इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जैसे कि आप टूथब्रश होता है, जब आप नया लेकर आते हो उसमें ब्रिसल्स होते हैं, लेकिन जब वो ब्रश पुराना हो जाता है तो वो सारे घिस जाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह के ब्रश बॉर्डर जो है हमारी छोटी आंत में होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे कि जो भी खाया पिया है पूरा शरीर में लग जाता है। इस टाइम में जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो जो ब्लड है लीवर में चला जाता है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर इन ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपका जो है खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा। अब पहला, जैसे कि मैंने बताया कि जूसेस, जो जूसेस हैं वो कहीं ना कहीं फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब आपका जैसे मान लो बाइल जूस है, पैनक्रियाज है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी कारण से पैनक्रियाटाइटिस है या फिर बाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी जो फैट की मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट नहीं होगी, डाइजेशन। अब इसकी जब डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ये फैट जो है आपका मल में आएगा, लैट्रिन में निकलेगा। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि छोटी आंत अगर खाना जो है अच्छे से नहीं पचाएगी, क्योंकि जूसेस अगर इसमें नहीं बनेंगे तो खाना जो है प्रॉपर जो है लेवल कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और आपका जो ये सब जो है मल में आपका निकलेगा। तो इसकी वजह से मल की क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है,
जो मतलब कि पूरी तरह से नहीं पचा, जो आपने खाया था वो एज इट इज़ भी कई बार जो है लैट्रिन में आ जाता है। और दूसरा जैसे कि होता है, अब इसमें क्या है कि अगर जैसे आपकी आंत है, आंत आपकी जैसे खाना पच गया उसको सोख लेती है, लेकिन अगर आंत की अंदर वाली लेयर में सूजन हो जाती है या अल्सर हो जाते हैं या फिर कैंसर हो जाता है, तो जो खाया पिया डाइजेस्ट हो गया पच गया वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ऐसा सीलियक डिसीज में होता है, जिसको आम भाषा में वीट एलर्जी भी बोल दिया जाता है। इसमें जो आपके जैसे अंदर वाली जो, जैसे मैंने बताया था कि ब्रश जैसे आपका टूथ ब्रश होता है, उस तरह के विल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है सारे डैमेज हो जाते हैं सीलियक डिसीज में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एरिया जो है धीरे धीरे करके ख़त्म होता रहता है छोटी इंटेस्टाइन का। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई मेडिसिन की वजह से जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे सीलियक डिसीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। या जैसे कई बार पेट में टीबी हो जाता है, इंटेस्टाइन में टीबी होने की वजह से, या फिर कोई ऑपरेशन करवाया हो किसी ने, जैसे ऑपरेशन करवा के आधी आंत निकलवा देते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको ऑपरेट करवाया है। तो ऐसे केसेस में भी जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते। या तीसरा केस होता है कि ब्लड वेसल्स में ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि छोटी आंत ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ब्लड की सर्कुलेशन में ही कोई इश्यू होता है और ब्लड जो है लीवर तक नहीं पहुंचता या बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये तीसरा कारण होता है माल एब्जॉर्प्शन का। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से कोई एक पोषक तत्व कम हो सकता है या काफ़ी सारे भी कम हो सकते हैं, मतलब या तो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट की कमी होगी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, और कुछ में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए एंजाइम होता है लैक्टेज, कई बार कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एंजाइम कम होता है, तो सिर्फ एक की जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि लैक्टोस में होता है, इसमें लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो कम होता है या नहीं होता है, तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट जो है नहीं लेते तो आपका जो सिस्टम है वो ठीक रहता है। लेकिन जैसे सीलियक डिसीज़ है, वीट एलर्जी, इसमें जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, क्योंकि ये जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के काफ़ी एरिया को जो है डैमेज कर देता है, सेल्स को इंटेस्टाइन्स के। तो जितना ज़्यादा आपका इंटेस्टाइन्स का डैमेज होता रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल डैमेज होंगे, तो उतने ही ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहती है। अब इसमें कॉमन जो लक्षण आते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि अगर आपके जूसेस में जो है वो कम है, या फिर अगर आपका इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, तो आपका जो मल है, मतलब डायरिया होगा, आपको डायरिया में जो स्टूल्स हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि खाना जो है आपका पचा नहीं है तो स्टूल जो है ज़्यादा होगा। क्योंकि जो भी वेस्ट है, नॉर्मली क्या होता है कि 95% जो है आपकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सिर्फ 5% जो है वो वेस्ट बनता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन अगर इसमें क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, छोटी आंत में, तो वो डाइजेशन नहीं करेगी, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, या जो एब्जॉर्ब हुआ वो कई बार वापस भी निकल जाता है, जैसे कि प्रोटीन लॉसिंग एंट्रोपैथी में होता है। इसमें जो है प्रोटीन जो है वेस्ट होता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करके वापस जो है उसको निकाल देती है ब्लड वेसल्स, वो प्रेशर के इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब इसमें जो डायरिया होगा, और क्योंकि खाया पिया शरीर में नहीं लग रहा है, तो वजन जो है कम होगा, कमज़ोरी लगेगी, थकावट लगेगी, इसमें गैस ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जो भी वेस्ट बचता है उसमें जो फाइबर्स होते हैं, जो शुगर होती है, बड़ी आंत के में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको फर्मेंट करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए और बड़ी आंत की अंदर वाली लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। अब ज़्यादा वेस्ट बनेगा तो ज़्यादा बैक्टीरियाज जो है फर्मेंट करेंगे और ज़्यादा गैस जो है बनेगी, तो इसलिए गैस ज़्यादा बनेगी, पेट फूला फूला रहेगा। अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो पेट में जो है दर्द भी रहेगा, या फिर टेंडरनेस भी हो सकती है कि हाथ लगाने से, इवन तक टच करने से भी जो है पेन जो है सीवियर होता है। क्रैम्प्स जैसे पेट में मरोड़ सा उठता है, पेशेंट जो है डिप्रेस्ड रहने लग जाता है, टेंशन में रहने लग जाता है, क्योंकि उसको कमज़ोरी लगती है, थकावट लगती है, बार बार मोशंस जाना पड़ता है, और मोशंस में जब फैट निकलता है, स्टिटोरिया जिसको कहा जाता है, तो जो मल है वो लैट्रिन की सीट के साथ चिपक भी जाता है, ऊपर तैरता है, क्योंकि फैट जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो लैट्रिन के रास्ते निकल रहा है।
ये जो लक्षण है ये तो थे कि इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम थी। अब जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं हुए, ब्लड में नहीं पहुंचे हैं, उनकी कमी होने की वजह से शरीर में जो है लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों की रोशनी के ऊपर जो है अफेक्ट आता है। या जैसे कि आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 है, इन सभी कमी की होने की वजह से खून की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए सब ज़रूरी होता है। तो एनीमिया हो जाएगा पेशेंट्स में। कैल्शियम की कमी की वजह से जो है हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाएंगी। शरीर पे लाल रंग के जो है दाने निकल आते हैं या फिर जैसे नील पड़ जाते हैं जैसे कई बार, तो ये होता है विटामिन के की कमी की वजह से, क्योंकि ब्लड जो है उसमें क्लॉट नहीं हो पाता, मतलब ब्लड जो है लीक होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है कोगुलेशन फैक्टर कम होने की वजह से, प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। अगर आपका प्रोटीन कम होता है, प्रोटीन कम होने से क्या होगा, क्योंकि ब्लड में जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर आपका प्रोटीन कम हो जाएगा तो आपको सूजन हो जाएगी, पानी जो है आपके टिश्यूज में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्लड है, ब्लड की में जो क्वांटिटी है लिक्विड की और सेल्स और टिश्यूज को जो प्रेशर है वो मेंटेन करता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन का इम्बैलेंस होगा तो आपकी मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाएंगी, और आपके जो वुंड्स है, कोई चोट लगती है तो वो भी जो है अच्छे से हील नहीं हो पाएंगे, डिले मतलब लेट होंगे। और अगर यही प्रॉब्लम मान लीजिए बच्चों में है, यही ग्रोथ फैक्टर्स, तो उनकी ग्रोथ पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। मतलब उनकी ग्रोथ, अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम होगी तो उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और हाथों पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है हाथों पैरों में दर्द रहेगा, हाथ पैर सुन्न रहेंगे, जैसे कीड़ियाँ सी काटती हैं ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी। मतलब बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करेंगे आपके कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है आपके शरीर में कम है, क्योंकि जिंक की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, और भी बहुत सारे जो हैं अगर विटामिन है उन सब की जो है कमी हो जाएगी। फीमेल्स में एमिनोरिया हो सकता है, और इनफर्टिलिटी हो सकती है, इम्पोटेंस हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स जो है कम हो जाएंगे। अब इसमें टेस्ट जो है ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि एक बार कंप्लीट प्रोफाइल ही करवाया जाता है, पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट है, आयरन प्रोफाइल है, विटामिन बी 12 है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फॉस्फेट है, और पेनक्रियाज, जैसे क्योंकि पेनक्रियाज के जूसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तो पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं, सीरम अमाइलेस है, सीरम लाइपेस है, बाइल है और लीवर है, तो LFT पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा जैसे अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, एंडोस्कोपी है, बेरियम स्टडीज़ है, एक्सरेज है पेट के। वो डिपेंड करता है आपकी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि डॉक्टर कौन सा टेस्ट जो है आपको रिकमेंड करता है। जैसे स्टूल टेस्ट है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो और ब्लड में जो है उसमें स्टूल में ब्लड है कि नहीं, म्यूकस है, तो पूरा स्टूल जो है एनालिसिस जो करवाया जाता है। और जैसे सीलिएक डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट जो है करवाया जाता है। तो ये माल एब्जॉर्प्शन मैंने इसलिए बताया कि छोटी आंत जो है एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अगर छोटी आंत में कोई भी दिक्कत होगी तो डाइजेशन पर भी असर आएगा, क्योंकि जो डाइजेशन पेट ने और हो गया कंप्लीट, ठीक है, बाकी जो डाइजेशन रह जाता है वो छोटी आंत उसको जो है कंप्लीट करती है। तो अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में प्रॉब्लम होगी तो आपके डाइजेशन के ऊपर भी असर आएगा, एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी असर आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।